हाँ जी, तो चलिए देखिए अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज करना ये क्यों ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस चीज़ को कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों करनी है। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई, क्योंकि उनको भी पता है कि अपने जितने भी मतलब यू कैन से दैट इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा बनाना है, या जितने भी काम अपने बेटर करना चाहते हो, ग्रोथ अच्छी करना चाहते हो, डेवलपमेंट अगर अपनी कंट्री की बहुत अच्छे से करना चाहते हो, अपनी कंट्री को डेवलप बनाना चाहते हो, तो प्राइवेटाइजेशन ज़रूर करनी पड़ेगी हर एक सेक्टर के लिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। तो ये क्यों करना है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। तो पहले कई बार बच्चों को यही नहीं पता प्राइवेटाइजेशन है क्या। तो इसका मतलब है भाई ट्रांसफ़र द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू द प्राइवेट पीपल्स। अब ये प्राइवेट पीपल्स सर मतलब अभी तो गवर्नमेंट के हैंड में है भाई, तो उसको कन्वर्ट करके किसी प्राइवेट हैंड्स में दे देना, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो यू कैन से दैट वहाँ पे अब ये क्यों होना चाहिए, ये ज़रूरत नीड और आपके सामने आ जाती है। यानी आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने कहा हुआ है हमें, वो क्यों ज़रूरी है भाई। क्योंकि कंपटीशन और एफिशिएंसी के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ये काम। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इतना एक्सपर्ट, यू कैन से दैट कि अगर प्राइवेटाइजेशन आती है ना, तो उससे जो कॉम्पिटिटिव प्रमोशन मतलब कंपटीशन है वो प्रमोट हो जाएगा। जब कंपटीशन प्रमोट होता है तो एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। यू कैन से दैट इनोवेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, एक इंटरनेशनल ट्रेड का फ्लो हो जाता है, तो वहाँ पे कंट्री जल्दी डेवलप होती है। दूसरा, मार्केट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से मिलेगी आपको जब आप प्राइवेटाइजेशन करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट मार्केट में होती जाएगी जितनी, उतना ही आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे किस में, यू कैन से दैट अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में। दरअसल बात उतनी सी ही है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि उससे आप अपनी मार्केट को टाइमली डेवलप कर पाओगे, जस्ट बिकॉज कि आप ये बात कर सकते हो कि उससे आपकी टेक्नोलॉजी मतलब क्यों, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास नई तरीके से आ रही है, इनोवेटिव आप नए वे से हो रहे हो, एक्सपर्ट आप नई फील्ड में जा रहे हो, तो यू कैन से दैट वहाँ पे मार्केट डेवलप हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा, फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप बात करते हो प्राइवेटाइजेशन की, तो उससे आपका फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड को फ्लो कर रहे हो, एफडीआईज आने के बहुत अच्छे से चांस मिल जाएंगे आपको। क्योंकि आपकी कंट्री में एक अगर फ्री फ्लो हो रहा है किसी भी चीज़ का, और आपकी कंट्री अगर टाइमली डेवलप हो रही है हर चीज़ में, तो कुल मिला के फॉरेन कंट्रीज़ उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगी, तो उससे आपकी कंट्री में एफडीआई आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और मोर द एफडीआई आपकी उतना ही अच्छे से जो कह लो कि आपकी कंट्री को बेनिफिट्स होने वाले हैं। जितना आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल फ्लो से होने वाली होंगी, उतना आपकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा एक फ़ायदेमंद काम, यू कैन से दैट फ़ायदेमंद या फिर रिटर्न बेस्ड काम रहता है वो वाला। ठीक है, फोर्थ वन इज़ कस्टमर की चॉइस एंड कस्टमाइजेशन। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन, तो एक कस्टमर की चॉइस भी है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर आप प्राइवेटाइजेशन में करते हो तो बहुत से कस्टमर सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को ज़्यादातर बेटर लगता है प्राइवेटाइजेशन ऑप्शंस को चूज़ करना। यू कैन से दैट प्राइवेट इंश्योरेंस भी ये चाहते हैं कि उनको मौका मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर एक प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो उससे बहुत से न्यूली प्रोडक्ट आजकल देखने को मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे न्यूली चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर जो चाहता है वो नीड पूरी हो रही है। तो कुल मिला के यू कैन से दैट जो कवरेज है एक पॉलिसी की वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो रही है अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हो, और ऑटोमेटिकली कस्टमर सर्विसेज पूरी हो रही है, कस्टमर को चॉइसेस मिल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिफ्थ वन आता है इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है मार्केट शेयर को बढ़ा देना। यू कैन से दैट जब अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हो तो मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है किसका, इंश्योरेंस सेक्टर्स का। यू कैन से दैट इंश्योरेंस अगर सेक्टर में मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, ऑटोमेटिकली रिटर्न बहुत ज़्यादा होने चांसेस मिल जाएंगे आपको, मतलब रिटर्न बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। गवर्नमेंट फोकस ऑन द रेगुलेशन। देखो जी, गवर्नमेंट ने अब अपने आप प्राइवेटाइजेशन करी है तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ का ध्यान भी रखेगी कि कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है। यू कैन से दैट प्राइवेटाइजेशन अलाउ द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन रेगुलेशन एंड सुपरविजन रादर देन डायरेक्ट ऑपरेशन इन द इंश्योरेंस एंटिटीज। अब बात समझ में आई होगी आपको, क्या लिखा हुआ है कि भाई
इंश्योरेंस सेक्टर में अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो सिर्फ उनका काम चेकिंग का रह जाएगा, करने का नहीं होगा। तो बस यही सी सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट को रिलैक्स मिल जाएगा। उसके बाद है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो आपकी एफडीआई में पॉइंट कवर हो गया कि भाई अगर हम बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो इंटरनेशनल फ्लो अच्छे से हो जाएगा, फ्री फ्लो हो जाएगा, एफडीआई आने के प्रॉपर चांसेस हैं। एफडीआई आएगी, ऑब्वियसली आप भी कहीं पे बाहर अच्छे से फ्री फ्लो में ट्रेड करोगे, टेक्नोलॉजी आप अच्छे से गेन करोगे, किसी दूसरी कंट्री से एडवांसमेंट आती जाएगी, आपके प्रोडक्ट में आप उसे इस्तेमाल करोगे, इनोवेशन आती जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली किससे बेस्ड हैं? आपके प्राइवेटाइजेशन से। दीज आर द बेनिफिट जो आप कर सकते हो एक प्राइवेटाइजेशन के बेस पे। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, कुछ जने कहते हैं कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन नुकसानदायक है, ऐसा क्यों, या इसके अगेंस्ट होते हैं जस्ट बिकॉज कि भाई लिमिटेड कवरेज है। क्योंकि लिमिटेड कवरेज का मतलब है कि ऑफर सिर्फ ये हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को देती है या फिर स्पेशलाइज सेक्टर्स को देती है। आपने देखा होगा कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में अभी बेस्ड है, ये ज़्यादा इसकी कवरेज नहीं बन पाई है या इसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एरिया सिर्फ स्पेशलाइज एरिया कवर करते हैं, वो हर एक एरिया को कवर नहीं कर पाते। ये एक लिमिटेड चीज़ है। दूसरा, हायर प्रीमियम। अब प्राइवेटाइजेशन हुई है तो भाई गवर्नमेंट में जो आपको बेनिफिट मिलते थे प्रीमियम के, वो इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सब अगर अब एक रोल किसके हैंड में है, एक प्राइवेट पर्सन के, तो वो वही चार्ज करेगा जो उसको सेटिस्फाई लगेगा। तो कुल मिला के प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं अगर आप इस केस में बात करते हो। तीसरा आ जाता है एक्सक्लूनेटरी प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेट इंश्योरर्स में एंगेज इन प्रैक्टिसेस सच एज रिस्क सिलेक्शन, चेरी पिकिंग और एक्सक्लूजन, जिसे हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। दिस कैन लीव सर्टेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप विदाउट एजुकेट कवरेज ऑप्शंस। मतलब क्या निकला? मतलब कई बार प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करी जाए तो वहाँ पे जो रिस्क सिलेक्शन है वो नहीं देखी जाती अच्छे से, या फिर आप कह लो कि जो एक्सक्लूजन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी जो चीज़ें मेन हमें चाहिए भी होती हैं बीच में वो भी पूरी नहीं हो पाती, राइट। तो कुल मिला के जो कंडीशंस के बेसिस पे हमें जो मिलना चाहिए वो भी हमें फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो हम वहीं से ही निकल जाते हैं विदाउट एनी कवरेज, यानी उसको देखे बगैर, ठीक है। फिर आता है रिड्यूस द कस्टमर प्रोटेक्शन। देखो, गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे आपको पॉलिसीज़ बहुत अच्छे से एक बेनिफिट देती रहती है गवर्नमेंट कंट्रोल में कि आपको कुछ भी हो जाएगा तो एक वीकर सेक्शन में भी हम बैठे हैं, कहीं पे भी हमें आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, वो ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर करते हैं? स्पेसिफाइड एरियाज़ के ऊपर। तो जब स्पेसिफाइड एरियाज़ में ही फोकस करा जाएगा तो जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन उसे चाहिए वो सिर्फ स्पेसिफाइड सेक्टर्स की मिलेगी, उसके बाद कहीं और एरिया की उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर जो प्रोटेक्शन चाहते हैं उनको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल रही, सिर्फ स्पेसिफाइड एरिया या कुछ लेवल तक ही मिल रही हैं जो कि हर एक के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो ऑटोमेटिकली जब किसी का भी इंटरेस्ट इतना सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि एक लिमिटेड कवरेज एरिया जब तक लिमिटेड ही लिमिटेड ही सेफ्टी रखेगा, तो वहाँ पे लिमिटेड सेफ्टी के ऊपर कस्टमर विश्वास नहीं करते, वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। लॉस ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। जब तक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी लॉस ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मेन एम रहता है कि भाई हमने क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, बात खत्म। वहाँ पे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल होगा वो बाद में देखा जाता है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट पहले सोसाइटी के बेनिफिट्स की तरफ देखती है, प्रॉफिट बाद में, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सोशल ऑब्जेक्टिव लॉस हो जाता है। जॉब लॉस हो जाती है। ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है प्राइवेटाइजेशन में, आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी मतलब जॉब को आपको हाथ धोना पड़ जाता है। यानी इन शॉर्ट, अगर तो आप गवर्नमेंट में लगे हो वहाँ पे फिक्स्ड है कि भाई इतने साल आपकी पता है कि फिक्स हो चुकी है, अब आपको कोई निकालेगा नहीं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको जॉब कभी भी, किसी समय भी, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। एक तरीके से वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि आपको नहीं पता कि आप कब, कहाँ, कैसे, कब किसी वे से निकल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट के ऊपर कंसंट्रेशन करना। देखो, प्राइवेटाइजेशन में आप मार्केट के ऊपर कंसंट्रेशन कर लेते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मार्केट के ऊपर कंसंट्रेशन आपको करना पड़ता भी है, लेकिन ज़्यादातर लगातार करते रहना ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उनका एरिया क्या है? स्पेसिफाइड। तो एक स्पेसिफाइड एरिया में आप अगर कोई फोकस करता है तो उसको मार्केट के ऊपर होली
मतलब पूरी मार्केट के ऊपर लगातार कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम तो आएगी ही। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो हमारा मेन फोकस ज़्यादातर लार्ज के ऊपर रहता है, लेकिन स्मॉलर जो हमारी कंपनीज होती हैं वो भी तो कहीं ना कहीं मार्केट को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन है उनको दोनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है अपने काम को फुलफिल करने के लिए, जबकि गवर्नमेंट को तो पता ही है ये सब करना कैसे है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में अभी हम ये इस सेक्टर में नहीं पहुँचे कि हम सभी चीज़ों को संभाल सकें। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है। तो मैंने कुल मिला के थोड़े मेन आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ज़्यादातर समझ में आ गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों करनी है, क्यों नहीं। फिर एक कंसेप्ट आता था बीच में, फॉरेन इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कैसे रोल प्ले करते हैं एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। देखो सीधी सी बात है कि फॉरेन इंश्योरेंस का सेक्टर कैसे आएगा बीच में। फॉरेन इंश्योरेंस का मतलब होता है वो इंश्योरेंस कंपनी दैट ऑपरेट इन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द होम कंट्री। नाम मतलब मीनिंग तो बहुत क्लियर है, राइट। लेकिन अब बात आती है कि इसमें क्या क्या होता है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जो होम कंट्री के अलावा है। दैट इज़ यू कैन से दैट कि फॉरेन इंश्योरर्स प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन मार्केट आउटसाइड देयर होम कंट्री। ये आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किस मार्केट में, फॉरेन मार्केट्स में। आपको इंडियन मार्केट में इनसे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है लिबरलाइजेशन। फॉरेन इंश्योरेंस कौन होते हैं? गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन मेजर्स टू अलाउ द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉरेन इंश्योरेंस। इसमें कुछ की एलिमेंट्स जो इसके स्कोप को कवर करते हैं मैंने वो बताए हैं, जिसमें से आपको ये मिलेगा कि भाई जो फॉरेन इंश्योरर्स हैं वो ज़्यादातर बाहर की मार्केट में प्रोडक्ट बेचते हैं अपना। दूसरा, इनको लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनके आने से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो मार्केट है वो बढ़ती है। दूसरा, प्रमोटिंग कंपटीशन, आपकी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, और मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होती है। मार्केट को असेस बहुत अच्छे से मिल जाता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि फॉरेन ट्रेड बहुत मुश्किल से होता है कई कंट्रियों में, यानी उसके ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। इसी तरीके से आपकी बात करी गई है कि की अमेंडमेंट्स इंक्लूड ईजिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन ट्रेड। ईजिंग मतलब होता है कि आपने देखा होगा बहुत से ट्रेड में मुश्किल हो रही है फॉरेन इंश्योरेंस को अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचने में, तो वहाँ पे अब इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है और रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा लेस करने के लिए क्या करा जाता है, उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करके, ना कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड में बदला जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन अगर हम करेंगे तो वहाँ पे फॉरेन इंश्योरेंस से क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी इन द फ्लो ऑफ ट्रेड, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मार्केट है वो बहुत अच्छे से चलेगा और फॉरेन इंश्योरेंस को बेनिफिट ही बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करी जाए तो अमेंडमेंट का मेन फोकस ये भी रहता है कि हमने ज़्यादातर मतलब अमेंडमेंट, अब अच्छा कुछ बच्चे ये मत समझ लेना अमेंडमेंट मतलब इसमें कुछ अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट्स का मतलब ये है कि यू कैन से दैट कि जो फॉरेन इंश्योरेंस है उनका आने का मकसद क्या था, या उनका मेन मतलब क्या रहता है। उनका मेन मतलब ये रहता है, उनका रोल ये रहता है कि रेगुलेटरी कंप्लाइंस बना के रखना। उनका ये रोल रहता है कि कस्टमर की प्रोटेक्शन बनाए रखना। उनका ये रोल रहता है कि इन सब से लिंक अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहेगा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइजेशन एरिया से इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आने की संभावना बनी रहती है। अगर फॉरेन इंश्योरेंस की बात करी जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हमें मिनिमम चाहिए होती हैं। यानी प्राइवेटाइजेशन से जब हम फॉरेन इंश्योरेंस का रोल देखते हैं तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पे जब फॉरेन की बात करी जाती है तो ऑटोमेटिकली जब फॉरेन इंश्योरेंस हम यानी फॉरेन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ प्रोडक्ट बाहर बेचने शुरू किए हैं। तो जब हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेज रहे हैं, ना कि इन डोमेस्टिक कंट्री की वजह से, ना कि डोमेस्टिक कंट्री में, तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आ रही है, हमारी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल रहेगी, राइट। हमें एजुकेट रिसोर्सेज मिलते जाएंगे कि उन्हें कैसे हमने ऑप्टिमाइजली यूटिलाइज करना है, तो वो हमें बेनिफिट रहेगा। फॉरेन इंश्योरेंस का मेन रोल ये भी रहता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा सिस्टम बना के रखना है जिससे हम रिस्क बेस्ड सुपरविज़न कर सकें। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादातर फोकस करें किसके ऊपर, रिस्क बेस्ड सुपरविज़न के ऊपर, कि हम ऐसी सुपरविज़न करें जिससे हम रिस्क को जल्दी से एनालिसिस कर सकें। और कौन से रिस्क सर, जो हमारे लिए फॉरेन रिस्क हैं, जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा रिस्क डालते हैं,
उनके ऊपर। उससे क्या होगा, जो फॉरेन इंश्योरेंस है उनका फ्लो भी अच्छे से चलेगा और जो डोमेस्टिक इंश्योरेंस है उनका फ्लो भी अच्छे से चलेगा, जब हम रिस्क टाइमली असेस करेंगे और सुपरविजन के बेस पे करेंगे तो। ठीक है जी। सो दिस इज द मेन थिंग ऑन द हैंड ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस। बाकी कुछ 2 पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से डील कर सकते हो। कुल मिला के आपको इसका रोल क्या है, आपको ये बताना है कि ये कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर मेनली काम कर रहा है और इसके आने से कंट्री में क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक इंश्योरेंस मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, 2 तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट का मतलब वेरी सिंपल है, पॉलिसीज ही होता है एक तरीके से कि इंश्योरेंस कौन कौन से प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी पॉलिसीज आपको मिलती हैं। तो अगर हम LIC की बात करें सबसे पहले, यानी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो उसमें कोई आपको इतना ज़्यादा नहीं करना। उसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस के प्राइसिंग को करते टाइम आपको कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है। तो आपको नॉर्मली अगर लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मॉर्टेलिटी टेबल क्या कहता है, क्योंकि मॉर्टेलिटी टेबल क्या होता है, एक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि डेथ की प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी है, मतलब कितने एज वालों की कितनी प्रोबेबिलिटी है या किसी की डेथ प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है उसके बेसिस पे। तो आपको उससे क्या आइडिया हो जाएगा कि हमने उसे पॉलिसी में मतलब कितना बेनिफिट देना है या कितना उसे देनी है पॉलिसी के नहीं देनी, या उसकी डेथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, ये सब देखने के लिए। दूसरा, पॉलिसी होल्डर का बिहेवियर। ऑफ कोर्स उसका बिहेवियर कैसा है किसी चीज़ को लेकर, एक पॉलिसी टर्म को लेकर उसका बिहेवियर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो कैसे उस पॉलिसी को ले रहा है या फिर उसका प्रीमियम देने का सिस्टम कैसा है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बेचें तो उसका प्राइस इस तरीके से सेट करें कि उनको रिटर्न मिले आगे से। उसके लिए उसको पॉलिसी होल्डर का बिहेवियर देखना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि उसके बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे आगे बढ़े और कैसे अपने प्राइस को डिसाइड करे। थर्ड आ जाता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि प्राइवेटाइजेशन अगर हम करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में तो उसका मेन एम क्या रहेगा कि भाई प्रॉफिट कमाना है। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी तो उन्हें देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न जब तक देखोगे नहीं तब तक किसी चीज़ में अगर फ़ायदा होगा नहीं तो कैसे काम करोगे किसी केस में, राइट। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी कंपनी यही चाहती है ना कि कंपनी का मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। जब तक वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी, तो प्रॉफिट कमाएंगे तभी बात बनेगी ना। तो ये भी उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ किस केस में ऐसा प्राइस सेट करें कि उनको रिटर्न तो ज़रूर मिले ही मिले। उनके प्रोडक्ट का प्राइस वो होना चाहिए जो वो एक्सपेंस बेस्ड रखेंगे, मतलब एक्सपेंस मतलब कितना एक्सपेंस वो कर रहे हैं ये भी उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको जब तक यही नहीं पता कि हमारे खर्चे कितने लग रहे हैं तब तक वो अपने प्रॉफिट को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो उनके प्राइस को सेट करने के लिए उनको पहले ये देखना पड़ेगा कि उनका प्रॉफिट कितना बन रहा है या उनके एक्सपेंस कितने लग रहे हैं। जब तक उनको यही नहीं पता कि उनके एक्सपेंस के ओवरहेड कितने लग रहे हैं, कमीशन कितना उनको देना पड़ रहा है इंटरमीडियरीज को, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी लग रही है, तब तक वो कैसे बता पाएंगे कि भाई हमारा प्राइसिंग क्या होगा। क्योंकि प्राइसिंग तभी डिपेंड करता है ना ये सभी फैक्टर्स के ऊपर, तभी रखा जाएगा। अगर हम इनके ऊपर ना ध्यान दें तो प्राइसिंग रख दें, चाहे हमें रिटर्न हो रहा है लेकिन वही पैसा अगर हमारे खर्चों में लग रहा है तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, राइट। परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई हमारी जो पॉलिसी है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए हमारे पॉलिसी होल्डर के पास ही रहेगी। जितनी देर तक पॉलिसी आपके पास रहेगी उतना स्टे तक आपका प्रीमियम हमारे पास रहेगा। कुल मिला के बात उतनी सी बन जाती है कि जितनी जल्दी अगर लॉस होता जाएगा एक पर्सन को, यानी हमारी पॉलिसी का क्लेम जितना छोटा होगा, मतलब जितना टाइम पीरियड छोटा होगा उतना ही एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए मुश्किल आ जाएगी क्लेम को जल्दी सेटल करने के लिए, राइट। इसीलिए पॉलिसी मतलब आपको ये अजम्पशन माननी पड़ती है कि भाई कितनी परसिस्टेंसी है। मतलब ये हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हम पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी की तरफ से वो एक लंबे समय के लिए पॉलिसी होल्डर के पास रहेगी और उनका प्रीमियम हमारे पास स्टोर रहेगा। यानी एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं। तो जब ये मान के चलते हैं तो उसको देखना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि बाद में पता चले हमने प्राइसिंग करनी तो है लेकिन अगर हम यही फैक्टर नहीं देख रहे कि परसिस्टेंसी कितनी है, यानी एक पर्सन के लिए जिसको हमने पॉलिसी दी वो कल ही हमारे पास आ रहा है कि मुझे ये लॉस हो गया, तो हमने चाहे जितना मर्जी प्राइस डिसाइड किया हो हमें रिटर्न मिलेगा ही नहीं अच्छे से, राइट और रॉन्ग, राइट।
अंडरराइटिंग रिस्क, ये भी एक तरीके का ऐसा रिस्क है जो किसी की एज देखने के लिए देखना मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जब भी हम किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करेंगे, जब भी हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे एज देखनी ज़रूरी पड़ जाती है, जहाँ पे हेल्थ देखनी ज़रूरी पड़ जाती है, लाइफस्टाइल देखना ज़रूरी पड़ जाता है। अदरवाइज़ हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि चाहे हम जैसा मर्जी प्राइस ले लें, अगर हमने उसकी हेल्थ को ही कंसीडर नहीं करा, बाद में पता चला वो 2 दिन बाद आकर ही हमारे से हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे मांग रहा है, तो हमें ना कुछ मिलेगा ना कुछ रिटर्न होगा, उल्टा लॉस के बराबर हमारी कंडीशन चली जाएगी। तो कुल मिला के ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें मतलब लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस पे डिसाइड करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमारी प्राइसिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। अदरवाइज़ हमारा नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कौन से हैं, ये आपकी बेसिक नॉलेज है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएंगे जब आप इसे रीड आउट करोगे। मेरे ख्याल से आपको ये नहीं समझना है ज़्यादा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इसकी प्राइसिंग कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोडक्ट्स की, तो वो आपके नॉर्मल से प्रोडक्ट हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको मिलता है, बर्गलरी इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है और मैरीन इंश्योरेंस है। जस्ट अ बेसिक नॉलेज यू हैव ऑल नो, जो आपने क्लास 11-12 में भी इंश्योरेंस चैप्टर में अच्छे से करी है, कितने टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन जो बनता है वो है इसकी प्राइसिंग कैसे करते हैं। तो सर जब हम जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है या कैसे करते हैं हम, तो सबसे पहले एक्सपोजर यूनिट, हमें ये देखना पड़ेगा किस चीज़ का कितना रिस्क है। यानी हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मोटर इंश्योरेंस है, प्रीमियम में बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल इंश्योर्ड और द टोटल डिस्टेंस ड्राइवन। इसका मतलब क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ व्हीकल्स पहले हमारे पास कितने हैं, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना। या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी देर उस व्हीकल को चला रहे हो। जितना ज़्यादा चलाओगे उतना उस चीज़ के लॉस होने के चांसेस रहते हैं ना ज़्यादा, तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कितना रिस्क एक फैक्टर में पड़ रहा है वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा उस व्हीकल के रिगार्डिंग, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी अप्रोच टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम और टू पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ दोज क्लेम। अब मेरी बात सुनो, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी मुझे उसको दोबारा से वो क्लेम देना पड़ेगा, और सेवेरिटी मतलब कितनी जल्दी वो दोबारा से रिपीट होने वाला है, मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कितना ज़्यादा पड़ने वाला है। मतलब अगर किसी को लॉस हुआ तो कितना ज़्यादा लॉस होने वाला है ये देखना, और कितनी जल्दी और कितनी दोबारा वो लॉस हो सकता है दोबारा से, ये भी ध्यान में रखना है। देखो प्राइसिंग इस तरीके से सेट करो ताकि बाद में पता चले कि प्रीमियम लेने वाला जल्दी से आगे हमसे प्रीमियम तो ले रहा है, बाद में पता चले उसको प्रीमियम का प्राइस तो सता नहीं रहा और लॉस उसे बहुत जल्दी हो रहा है, हमें उल्टा उसको पैसे जल्दी देने पड़ रहे हैं, तो उसमें तो इंश्योरेंस कंपनी का कुछ बना ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी और सवेरिटी किसी भी चीज़ की देखनी बहुत ज़रूरी है कि कितनी जल्दी वो हमसे वापस लॉस लेकर हमसे वापस वो मतलब क्लेम ले रहा है, और उसका क्लेम कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारी कंपनी को, उसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके अकर होने का, ठीक है। लॉस रेशियो मेथड में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लॉस रेशियो मेथड में प्रीमियम कैसे निकालते हैं। प्रीमियम निकालने का तरीका क्या है, एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड अर्नड प्रीमियम। जब भी आप लॉस रेशियो मेथड के अंदर प्रीमियम निकालोगे तो उसका प्रीमियम प्राइस क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट कितनी है उसको डिवाइड कर दीजिए एक्सपेक्टेड अर्नड प्रीमियम के साथ, आपको आपका प्राइस पता चल जाएगा या आपको आपका प्रीमियम कितना होना चाहिए ये पता चल जाएगा। उसके बाद है एक्चुरियल मॉडल्स। एक्चुरियल क्या होते हैं, वो पर्सन जो किसी काम में बहुत परफेक्ट होते हैं, मैथमेटिशियन और एक्सपर्ट होते हैं, वो पर्सन। अब एक्चुरियल मॉडल का मतलब होता है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो एनालिसिस करती हैं किसी हिस्टोरिकल डाटा को और प्रेडिक्ट करती हैं कि हमें फ्यूचर क्लेम मतलब फ्यूचर क्लेम क्या हो सकता है। मतलब एक्चुरियल मॉडल्स का मतलब है वो मॉडल्स या वो पर्सन्स आप कह सकते हो जो हमारी मदद कर सकते हैं इस केस में प्रेडिक्ट करने में कि हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है किसी का, और हमें कितना क्लेम फ्यूचर में आकर इस पर्सन को देना पड़ सकता है या इस पॉलिसी के ऊपर हमें कितना ज़्यादा क्लेम देना पड़ सकता है। देखो एक पर्टिकुलर पर्सन को हमें इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो हम पॉलिसी किसी नंबर ऑफ पर्सन्स को दे रहे हैं, हमें उस पॉलिसी में कितना लॉस हो रहा है, हमें उस पॉलिसी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें उस पॉलिसी का कितना प्राइस रखना है, ये हमें देखना पड़ता है एज एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। ऑब्वियस ही बात है, एज मैटर करती है, हेल्थ कंडीशन मैटर करती है, क्रेडिट हिस्ट्री मैटर करती है, क्लेम हिस्ट्री मैटर करती है। अदरवाइज इसके अलावा अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे किसी भी केस में
तो बात वही की वही है कि हम चाहे एक पर्सन की एज देखें, चाहे एक गाड़ी की एज देखें, हम अपना ऑक्यूपेशन देखें, चाहे गाड़ी किस काम में लगी है उसको देखें, चाहे अपनी कंडीशन देखें, चाहे हेल्थ उसकी गाड़ी की कंडीशन देखें, बात वही है। हमें ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देखना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सपेंस लोडिंग। वही बात आ गई जो हमने लाइफ इंश्योरेंस में करी है कि हमारे ऊपर कितना खर्चा बढ़ रहा है भाई, उसको देखते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपने प्राइसेस को डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो हमें अगर जितने खर्चे हो रहे हैं उतना हमने प्राइस अच्छे से लिया नहीं और रिटर्न जो भी मिलेगा वो हमारा खर्चों में अगर लग गया तो हमें क्या फ़ायदा। तो ये सब चीज़ों को देखकर ही हमें प्राइस ऐसा सेट करना है कि हमें जो भी मिले वो हमारा रिटर्न और प्रॉफिट ही बने, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें रेटिंग स्केल आता है, वैसे वो आप अच्छे से कर सकते हो, वो कोई इतना मेन मैटर नहीं है रेटिंग स्केल का। रेटिंग स्केल जस्ट इज बिकॉज द रेटिंग फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी रेटिंग को, कि सर एज रेटिंग क्या है किसी की, मतलब कितनी एज को कंसीडर करते हुए हमने बात करनी है कि जितना यंगर ड्राइवर होगा उतने चांसेस हैं कि भाई हायर रिस्क हो सकता है, ये मैटर करता है, यानी कितनी कम एज है ये मैटर करता है, यंगर ड्राइवर, राइट। उसके बाद है लोकेशन, आप कहाँ पे लेकर जा रहे हो गाड़ी को, मतलब किस काम में लगा रहे हो, नेचुरल डिजास्टर के चांसेस कितने हैं, ये वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है क्लेम हिस्ट्री, बिल्कुल क्लेम हिस्ट्री रेटिंग, आपने लास्ट ईयर में कितने क्लेम्स लिए हैं वो भी मैटर करता है, तभी एक पॉलिसी के ऊपर हम डिपेंड करेंगे ना प्राइस, कि भाई अगर आपके लास्ट ईयर में 5-6 क्लेम्स लेने की हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखेगी कि उसको इस तरीके का प्राइस डिसाइड करना है। अदरवाइज वो अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती तो आपका लॉस रिपीटेशन में आता जाएगा, और जब आपका लॉस रिपीटेशन में जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास तो जिस इंश्योरेंस कंपनी ने ये कंसीडर नहीं करा उसको लॉस होने के चांस है, क्योंकि उसने इस फैक्टर को ना देखने की वजह से अपना प्राइस वैसे नहीं सेट करा जैसा वो चाहती थी। और लास्ट में ऑक्यूपेशनल रेट, ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोसीजर कौन सा है, आप किस काम में लगे हो, आप किस हैजर्ड मटेरियल में लगे हो जिससे आपका लॉस जल्दी होने के चांस बन जाते हैं, आपका भी और आपके व्हीकल का भी। ये दोनों में फैक्टर आ सकता है, किसमें, लाइफ इंश्योरेंस में भी आ सकता है और जनरल इंश्योरेंस में भी। आपका कोई गाड़ी है, आप उस काम में लगा रहे हो जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि भाई उसका कोई जल्दी से लॉस हो सकता है, या उस गाड़ी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है जिसके चांसेस हैं कि उसका एक्सीडेंट जल्दी से हो सकता है, तो वहाँ पे लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को अपना प्राइस उसी तरीके से डिसाइड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो अब क्लेम सेटलमेंट क्या होता है, जल्दी से क्लेम सेटलमेंट की बात करी जाए तो मेन 3 स्टेप्स आते हैं भाई, मेन 3 स्टेप्स आते हैं। पहली बात तो सर क्लेम सेटलमेंट क्या होता है, अरे इतने से सिंपल मीनिंग में मत समझो तो क्या समझोगे। क्लेम सेटलमेंट का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कंपनी फुलफिल करती है वो सारी ऑब्लिगेशन जो उसने पॉलिसी होल्डर को दी थी उसको। मतलब क्या था सर, मतलब अभी समझ में नहीं आया। मतलब भाई यही है कि अगर आपको लगता है कि वो पॉलिसी होल्डर जिसको आपने वो दी है पॉलिसी, राइट, और उसको क्या हो गया, वो उस चीज़ का यूज़ करने का मौका मिल गया, मतलब क्या है कि जो रिस्क था वो हो गया, ठीक है। यानी इन शॉर्ट पॉलिसी होल्डर को कोई नुकसान पहुंचा है और उसने उस चीज़ का इंश्योरेंस लिया है, तो भाई जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है और वो उसे कहता है कि भाई मुझे प्लीज़ फाइनेंशियल कंपनसेशन दे दोगे, तो देना तो पड़ेगा ही। तो जब इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मतलब जो ऑब्लिगेशन उनको दी थी और जो फाइनेंशियल कंपनसेशन उसके ऊपर दे रही है, उस पूरी क्राइटेरिया को भाई पूरा करने के बाद हम उसे क्या नाम देते हैं, क्लेम सेटलमेंट। इन शॉर्ट एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंश्योरेंस कंपनी वो जो ऑब्लिगेशन उनको दी हुई है, मतलब पॉलिसी होल्डर्स को, और जो कंपनसेशन देने वाला बनता था जब वो दे देती है, तो दिस इज कॉल्ड एज, जो लॉस हुआ था उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट बस यही एक प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से प्रोसेस होती है जिसमें लॉस अगर हो गया, पॉलिसी होल्डर आया, उसको कंपनसेशन दे दिया, बात खत्म, पॉलिसी होल्डर की ऑब्लिगेशन जो थी उसको पूरा कर दिया, दैट इज हो गया क्लेम सेटलमेंट। अब सर यही है, इसमें प्रोसेस कैसी होती है, तो प्रोसेस को पूरा करने के लिए मेन तो 3 स्टेप्स होते हैं सर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो 8 स्टेप इसमें मेनली आ जाते हैं, 8, 7 या 8 स्टेप। सबसे पहले भाई नोटिफिकेशन ऑफ द क्लेम, आपको नोटिफाई तो करना पड़ेगा ना इंश्योरेंस कंपनी को, भाई मेरा लॉस हुआ है,
ठीक है, वेरी सिंपली बता रहा हूँ। उसके बाद है डॉक्यूमेंट सबमिशन। अरे भाई अगर लॉस हुआ है तो डॉक्यूमेंट जिस चीज़ के बनते हैं वो तो आपको देने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं अगर आपने वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दिए तो भाई ढेंगा मिलेगा, मतलब फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करे गए थे एज प्रोवाइडिंग द पॉलिसी, वो आपको वापस करने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, ये कहकर कि भाई हमने ये आपसे पॉलिसी ली है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये वो चीज़ है, ऐसे वैसा, नहीं तो भाई ठेंगा मिलेगा फिर, ठीक है ना। उसके बाद आती है क्लेम इवैल्यूएशन। अब डॉक्यूमेंट दे दिए, अब डॉक्यूमेंट देने के बाद क्या बात बन गई? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? इंश्योरेंस कंपनी पहले देखती है भाई क्लेम कितना बनेगा। अब ये तो नहीं है नहीं 50,000 लिख दिया और बाद में लॉस हुआ है 20,000 का, तब वो 50,000 थोड़ी देगी आपको, ये भी सोचा करो, राइट। तो जितना क्लेम बनेगा वो इस चीज़ इवैल्यूएशन करेगी भाई बनता कितना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो देखा जाएगा। और वो चेक करेगी कि भाई ये बनता भी था कि नहीं बनता था, कितना बनता है ये भी देखेंगे। अब बात आती है भाई, वो तो देख लिया कि क्लेम इवैल्यूएशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, एक्सपर्ट टीम के बाद जाने के बाद इवैल्यूएशन करके वो ये देखेंगे कि भाई अब लॉस तो हुआ है, लेकिन कितने % तक हुआ है। अब देखो बात वही आ गई, ये ऊपर से लिंक करता है वैसे पॉइंट सेपरेटली, इसमें कोई इतना नहीं है। पहले क्लेम इवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि आप उस चीज़ को पहले चेक वेरीफाई करोगे कि भाई सच में लॉस हुआ है। अब क्लेम इवैल्यूएट हो गया, अच्छे से पता चल गया कि हाँ भाई हुआ है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, आपकी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद ये पता चला कि यार इतना इवैल्यूएशन हुआ, मतलब इतना क्लेम बनता है या इतना क्लेम बनना चाहिए या इतना सच में लॉस हुआ है, ये देखा जाता है। अब बात आती है कि लॉस की असेसमेंट करना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका लॉस बनता है 20,000 का शायद उतना ही आपको मिलने वाला है, नहीं। क्लेम बाद में ये देखा जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर देखा जाता है कि भाई लॉस कितना असेस किया जाएगा। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि लॉस कितना है भाई, अगर कोई रिपेयर करवाई थी वो कितनी बनती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी बनती है, इंजरी कितनी हुई है, इन सब चीज़ों को सम अप करने के बाद जो बनता है वही बनेगा फिर लॉस। तो इसमें पूरी मैथमेटिकल प्रक्रिया को किया जाता है, अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है भाई अब क्लेम सेटलमेंट की ऑफर मतलब क्या होता है सर? मतलब ये कि इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि इतना लॉस बना, उसने कहा भाई आपका लॉस बनता है 19,000 दिस एंड दिस। आपने कहा सर ये तो मेरे से 22,000 का लॉस बनता था, इन्होंने कम कर दिया, ये ऐसा वैसा। मतलब क्या है, आपने ऑफर दी है पॉलिसी होल्डर को कि भाई हमारी तरफ से 19,000 का इतना बनता है, आप बता दीजिए। अब वो अगर तो नेगोशिएशन नहीं करता तो बात सिंपल सी है, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो लेकर भाग जाएगा। लेकिन अगर उसने नेगोशिएशन शुरू कर दी तो सर क्या होगा? अब देखो नेगोशिएशन अगर हो जाती है, पॉलिसी होल्डर कहीं पे नहीं मानता, तो भाई क्या किया जाएगा? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपको ज़्यादा चाहिए पैसे, वो कहता है हाँ सर मेरा लॉस ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी बेटा एक काम करना, आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं ना वो तो ले आए हो, फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड कर दो जिससे मुझे ऐसा महसूस हो जाए कि हाँ भाई ये लॉस ज़्यादा बड़ा है और आपको और ज़्यादा थोड़ा सा लॉस देने की ज़रूरत पड़ेगी। ओ वो तो डॉक्यूमेंट थे नहीं, तो बाय बाय टाटा, फिर नहीं आपको मिलने वाला कुछ, मतलब जितना बनता है वही बनेगा, फिर मत कुछ कहना। अरे भाई अगर वो ले आया तो बात अलग है, फिर हम उसको दोबारा से असेस करके कहेंगे कि हाँ भाई इसका बनता है, ऐड करके कह देंगे कि भाई अब इतना बनता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको ऑफर दी जाती है, अगर नेगोशिएट करोगे तो दोबारा से अनदर डॉक्यूमेंट्स, वो नहीं, अगर कोई और आपके पास है जिससे पता चलता है कि इतना लॉस हो सकता था, फिर आप बता सकते हो। और ये सब होने के बाद जब ये मंजूरी बन जाती है कि भाई ये मिल गया इतना क्लेम, ये वो चीज़ें हो गई, सेटलमेंट सारी चीज़ें हैं, तो भाई फिर एक्सेप्टेंसी होती है और फिर रिलीजमेंट होती है कि चलिए ये लीजिए आपकी लाइबिलिटी हो गई, ये लीजिए पैसे, ये आपका लॉस बनता था, बस बात खत्म, हो गया क्लेम सेटलमेंट। मतलब जब एक्सेप्टेंस हो गई तो डिस्पर्समेंट भी तो हो ही जाएगी ना पेमेंट की, ऑफ कोर्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेम सेटलमेंट। ओके जी, ठीक है। चलिए देखिए अब इंश्योरेंस इंटरमीडियरी की बात करते हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडियरी क्या है? आज इंश्योरेंस इंटरमीडियरी एक तरह से मिडल मैन है, एक तरह से इंटरमीडियरी है जो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर ज़्यादातर काम करता है, या फिर एक्ट एज अ मिडल मैन आप कह सकते हो कि वो इंश्योरेंस कंपनी और जो पर्सन इंश्योरेंस चाहता है, जो पर्सन को नीड है उस चीज़ की, उसके साथ मिलकर, मतलब उन दोनों के बीच में एक लिंक बनाने की कोशिश करता है। मेनली इसमें क्या होता है, मेनली अगर हम बात करें 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरी आप इसमें देखोगे। सबसे पहले जिसमें आता है इंश्योरेंस एजेंट। ये एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही काम करते हैं। अगर मैं बात करूं
जैसे जैसे इंश्योरेंस कंपनी अपना काम करती है वैसे वैसे ही ये अपने मतलब ये भी उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इनका भी वही काम और पर्पस रहता है जो यू कैन से दैट बाकी मेनली इंश्योरेंस कंपनी का रहता है। उनका यही मकसद होता है कि ज़्यादातर जितना भी अच्छा एक प्रोडक्ट उनसे सेल हो सके उतना वो अच्छे से करे, क्योंकि वो इस काम के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। यानी जितना इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज यानी इंश्योरेंस एजेंट जो एक इंडिविजुअल है वो सेल करेगा इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को, उतना वो उनके ऊपर कमीशन चार्ज कर सकता है। ये उनके लिए एक यू कैन से दैट रेम्यूनरेशन की तरह काम करता है। तो कुल मिला के एक इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस कंपनी की मदद करने के लिए बने हुए हैं कि अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स है हम उनको सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं उससे डायरेक्ट क्या करते हैं, कमीशंस चार्ज करेंगे। लेकिन मेन थिंग इज़ क्यों वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हर एक वो पर्सन से जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं पता होता कि कौन कौन लेना चाहता है इस चीज़ को, लेकिन इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ से, तो वो उनकी जल्दी मदद कर देते हैं। दूसरी चीज़ आती है इंश्योरेंस ब्रोकर्स की। अब इंश्योरेंस ब्रोकर्स की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक तरीके से प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट होते हैं जो कस्टमर के बिहाफ पर काम करने वाले होते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, ये ब्रोकर्स ज़्यादातर किसके बिहाफ पर काम करते हैं, कस्टमर के बिहाफ पर। और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि कस्टमर की मदद करी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। यानी ऑन द बेस ऑफ कस्टमर ये उन इंश्योरेंस कंपनी से क्या करते हैं, लिंक करते हैं और कस्टमर के बिहाफ मतलब कस्टमर से क्या करते हैं, फिर कमीशन चार्ज कर लेते हैं या फीस ले लेते हैं उस चीज़ को करने की, क्योंकि ये कस्टमर के बिहाफ पर काम करने वाले हैं। उसी के साथ साथ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये अकेले क्या अर्न करते हैं कमीशन कस्टमर से। अरे भाई, ये कस्टमर से इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि ये उनकी हेल्प करते हैं, यानी उनसे फ़ीस ले लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये फ़ीस उनसे तो लेते हैं, साथ में इंश्योरेंस कंपनी से भी लेते हैं, क्योंकि मैंने बात करी है ये एक तरीके से मिडल मैन है। नथिंग टू बी से दैट कि ये भाई कस्टमर के बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों के बिहाफ पर मिलकर एक इंटरमीडियरी है जो दोनों की तरह से काम करता है। ये कस्टमर के बिहाफ पर उनकी मदद करने के लिए बना है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर भी उनकी मदद करता है कि उनके प्रोडक्ट्स को जल्दी सेल किया जा सके। तो कुल मिलाकर मेन इनका पर्पस ये होता है कि कस्टमर की मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन से ही इंश्योरेंस कंपनी की मोर सेटिस्फेक्शन हो जाती है। चार्ज ये दोनों से ही करेगा, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है, कस्टमर की हेल्प। मतलब इन शॉर्ट इसका मेन पर्पस कस्टमर है, जबकि एजेंट ये चाहते हैं कि वो ज़्यादातर रेम्यूनरेशन वो उनसे ही लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सेल करते हैं उनको, कस्टमर से उनका कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर की मदद कैसे करें या कस्टमर के बिहाफ पर कैसे काम करें, ये उनके लिए नहीं होता, जबकि इनका काम दोनों तरफ से होता है। तीसरा आ जाता है इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ की पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के बाद कस्टमर्स की मदद करते हैं कि कौन सी बेस्ट पॉलिसी है और आप किसे ले सकते हैं। देयर आफ्टर कॉर्पोरेट एजेंट भी एक तरह की एंटिटीज़ होती हैं। कौन सी एंटिटीज़ सर? जैसे कि स्पेसिफिक एंटिटीज़ लाइक बैंक, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर आर मोर अदर स्ट्रेटजीज़। आप ये कह सकते हो कि ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, एंटिटीज़ होती हैं जो मिलकर अपनी इंश्योरेंस मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी की मदद करती हैं। जैसे अब मैं बात करूँ कि LIC है, वो अपने कुछ प्रोडक्ट को बैंक में दे देगी, ताकि बैंक में कुछ भी अगर कोई पर्सन आता है जो उस चीज़ के बिहाफ पर मतलब लेना चाहता है, कुछ मतलब होता ही है, आप देखोगे बहुत सारे बैंक में भी ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ आजकल ओपन हो चुकी हैं कि जो प्रोडक्ट हम LIC से लेना चाहते हैं वही प्रोडक्ट कई बार बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक उनकी मदद कर रहा होता है। तो बैंक बीच में कमीशन अर्न करने की कोशिश में एज एन कॉर्पोरेट एजेंट काम करता है कई बार, जो यू कैन से दैट LIC को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को भी पता होता है कि क्योंकि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट कस्टमर का लिंक बैंक से होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा बैंक को नॉलेज है, तो इसीलिए वो उनकी मदद लेकर ये काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देयर आफ्टर अब हम बात करें कि व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, इनके काम क्या होते हैं, तो सबसे पहले है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। नाम से क्लियर है, मार्केटिंग करना, मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो मार्केटिंग करने के लिए इनका काम बना होता है कि जितना जितना हम इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे उतना वो बिक जाएंगे, और जब वो बिक जाएंगे, सेल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको उस चीज़ के लिए कमीशन मिलेगा। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से।
दूसरा है नीड असेसमेंट। इंटरमीडियरीज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, या फिर ये कौन सा काम करते हैं, ये असेसमेंट भी करते हैं या इनको असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्या होता है इसमें, यू कैन से दैट कि क्या रिस्क एनालिसिस है। अब ब्रोकर की बात करें तो वो रिस्क एनालिसिस करेगा पहले कि मैं इसको अगर बेचता हूँ तो बेचने में मेरा तो कोई लॉस नहीं है, पर मुझे उसके बेस पे जो कमीशन मिल रहा है और कस्टमर के बेस पे जो मिल रहा है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि इसका मेन ये होता है कि कस्टमर के बिहाफ पर भी काम किया जाए, राइट। तो कस्टमर के बिहाफ पर जो काम करना है, कस्टमर की अच्छी जो मदद है वो करनी है, ताकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी बात बनेगी। तो कुल मिला के रिस्क जो ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर है वो कौन ले लेगा उस केस में, ब्रोकर, क्योंकि वो एक्ट एज ए मिडल मैन काम कर रहा है। तो जो भी कस्टमर का रिस्क होगा वो ले रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी का भी रिस्क वही लेने वाला है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को भी उसने ले लिया है। अब लेने के बाद वो बिकता है कि नहीं बिकता वो बात अलग है, राइट। तो ये भी एक तरीके का यू कैन से दैट ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमीडियरीज एक रिस्क रहता है जिसको एनालिसिस करना पड़ता है अगर हम ये काम कर रहे हैं तो। तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट की सिलेक्शन करना अच्छे से, क्योंकि प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी होता है एक इंटरमीडियरी के लिए। अदरवाइज़ ये उसके टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप नहीं देखोगे तो कस्टमर को अगर कहीं पर लॉस होता है तो इंटरमीडियरी भी बीच में फंस सकता है। उसके बाद है पॉलिसी की सेल्स। इंटरमीडियरी का मेन काम होता है कि परचेज करना इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को, ठीक है, और कस्टमर को बताना कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल आउट करना है, कैसे अंडरराइटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है, कैसे पॉलिसीज़ के टर्म्स को देखना है। यानी इन शॉर्ट कहूँ ये चीज़ें करने का मतलब क्या है, या ये चीज़ें असिस्ट करने का मतलब क्या है, ये मदद करता है भाई कस्टमर को कि ये चीज़ें करो जल्दी से, ताकि हम आपको पॉलिसी वो चीज़ बेचें ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बेचने से क्या होगा, इनको ही रेम्यूनरेशन मिलेगा, राइट। इनका काम क्या होता है, पॉलिसी की सेल करना, पॉलिसी को बेचना, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करके आपको बेचने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद है इसका मेन रोल आता है कस्टमर की सर्विस, क्योंकि देखो ऑब्वियसली मैंने कहा ये एक्ट एज ए मिडल मैन के लिंक तरह काम करते हैं। कई बार ये ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको ही ज़रूरत होती है और ये उनके साथ ही लिंक बना के रखते हैं, राइट। तो कुल मिला के इनका मेन पर्पज़ यही होता है कि कस्टमर की सर्विस देना है, यानी कस्टमर को मेन ज़रूरी सर्विसेज है वो सारी प्रोवाइड करनी है। कहीं पे कस्टमर को लगता है रिन्यूअल करनी है किसी पॉलिसी की, तभी ये मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी क्लेम प्रोसेसिंग की ज़रूरत है तभी ये रेडी रहते हैं। कभी कोई चेंजेस करनी है किसी पॉलिसीज़ के अंदर तभी ये बैठे होते हैं। तो कुल मिला के इनका काम ये होता है कि ये सारे काम इनको करने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एज एन इंटरमीडियरी इनका मेन फंक्शन माना जाता है कि कहीं पे भी कस्टमर की सर्विस है उसको पूरा किया जाए। उसके बाद क्लेम की असिस्टेंस, कहीं पे क्लेम कितना लेना है, क्लेम के बारे में अच्छे तरीके से गाइड करना कस्टमर को, ये इनका मेन रोल होता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं तो अपना बेनिफिट देखें, कस्टमर के बिहाफ पर भी इनका रोल रहता है कि उनकी भी मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, उनको अच्छे से गाइड किया जाए। उसके बाद अगर ऑब्वियस ही बात है रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि इनको भी पता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी से प्रोडक्ट लेकर आगे कस्टमर को बेचने हैं। तो एक बार ले लिए उसके बाद बात आती है बेचने की, तो बेचना इनके ऊपर रिस्क रहता है। तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे अच्छे से कौन कौन से मेजर का इस्तेमाल करके कस्टमर को अपने साथ लेकर आना है, कस्टमर की कैसे मदद करनी है। ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी की मदद करके कस्टमर को नुकसान दे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से आपको भी लॉस ना हो, आप कैसे रिस्क मैनेज कर रहे हो, यानी एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कैसे रिस्क मैनेज करे ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स और ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी बोथ, ये भी इसको देखना पड़ता है। कुल मिला के इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि मैं कैसे रिस्क मैनेज करूं ताकि मेरा ना इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रिस्क आए कोई, ना ही कस्टमर की तरफ से मैं भी बचा रहूं। ये नहीं कि उनको फ़ायदा कराने के बजाय मेरा लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी होता है इनका फंक्शन कि एक रिस्क को कैसे मैनेज करना है, किस मेजर से किस तरीके से मैनेज करना है, किस पॉलिसी से हमें भी बेनिफिट होगा बेचकर, ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया इंश्योरेंस इंटरमीडियरी का, जो आपने अपने माइंड में रखकर चलना है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा शुरू हो जाता है कि फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक इंश्योरर्स का। अब अच्छा बात आती है इंश्योरर्स की। अब ये इंश्योरर्स क्या है सर, ये है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस आर ऑल्सो नोन एज इंश्योरेंस कंपनीज।
तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके फंक्शन क्या रहेंगे भाई, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रिस्क को कैसे मतलब रिस्क को असेस करना और साथ ही साथ अंडरराइटिंग में मदद करना। यानी इंश्योरेंस का मेन या इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम क्या होता है कि रिस्क को जल्दी से जल्दी असेस करना, किसके, पॉलिसी होल्डर के, उनकी मतलब उस पॉलिसी की सारी फीचर्स को देखना है। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है कि भाई जो भी पॉलिसी बेचने वाले हो, पॉलिसी तो बेचना ठीक है, लेकिन उस पॉलिसी को जिसको बेच रहे हो वो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको इसमें कंसीडर करा जाता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को लॉस ना हो जाए, ये भी देखना ज़रूरी है। क्या एज है, क्या हेल्थ स्टेटस है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, ये भी तो देखना ज़रूरी होगा ना आपके लिए। क्योंकि अगर इसे बिना देखे दे दोगे तो बाद में पता चले अगले दिन ही लॉस हो गया, तो आपको अगले दिन ही क्लेम देना पड़ गया किसी को, तो भाई ये तो फिर नुकसानदायक है ना इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस को बेचना, राइट। अब आगे आता है प्रोडक्ट की डेवलप करना। ज़रूरी नहीं है कि भाई बेचना ही बेचना है, डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले यू कैन से दैट कस्टमर की नीड के साथ अपने प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, ये भी इनको काम आना चाहिए। इनका मेन काम यही होता है कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरी की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा डेवलप करें। अगर उनकी मदद नहीं भी मिलती तो मार्केट रिसर्च करके देखा जाए, मतलब इन शॉर्ट कहूँ मार्केट रिसर्च करी जाए, या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं उनको देखा जाए, कौन सी पॉलिसी उनके लिए अच्छी रहेगी ये देखा जाए। तो इन सब चीज़ों को देखकर और अंडरस्टैंड करके अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना, ये इनका मेन काम बन जाता है। थर्ड आ जाता है प्रीमियम की प्राइसिंग। ऑब्वियसली बात है, कोई भी पॉलिसी बेचोगे तो प्रीमियम की प्राइसिंग तो मैटर करती है ना। तो कैसे प्रीमियम के रेट्स हैं, किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये प्रीमियम रेट बिल्कुल सही है और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, किस रेट पे उनको भी बेनिफिट होने वाला है, कौन सा ऐसा रेट है जो दोनों के लिए सही है, कौन सा ऐसा रेट होगा प्रीमियम का जो मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को लॉस भी ना कर रहा हो, ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत सारे फैक्टर देखकर पता चलेगा कि पॉलिसी कैसी है, क्लेमिंग हिस्ट्री कैसी है, मतलब जिस पर्सन को दिया जा रहा है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, ये सब देखने के बाद, राइट। उसका मेन आगे फिर आता है इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम क्या है, पॉलिसी की इश्यूएंस और डॉक्यूमेंटेशन। अब पॉलिसी को इश्यू तो करना इसका ही मेन काम होगा ना, और किसी का कौन सा होगा, राइट। कहते हैं वंस अ कस्टमर परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरर्स इशू द पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द टर्म्स कंडीशन कवरेज एक्सक्लूजन्स। बस बात वही आ गई कि इसका मेन काम यही रहता है कि भाई देखा जाए तो पॉलिसी को इशू करा जाता है इसीलिए कि कस्टमर से खरीदे। अब कस्टमर ने खरीद लिया तो क्या होता है, अब डॉक्यूमेंट भी तो प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, उनके डॉक्यूमेंटेशन भी तो करनी है। कौन कौन से रिगार्डिंग, भाई टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये बतानी पड़ेंगी, ये देखनी पड़ेंगी, कंडीशन कवरेज क्या क्या इसमें नहीं आता ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बाद में पता चले कोई ऐसी चीज़ का एक्सीडेंट हुआ जो कस्टमर को लगता था कि भाई इसमें कवर होता है लेकिन हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे इनका मेन होता है कि एक तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ्टी हो गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर ये काम कैसा है, उनके काम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उनका ये रहता है कि उनको भी ये पता हो कि हमने इस स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। ये नहीं कि सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दोगे तो बाद में भाई इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ अगर एक पॉलिसी के अंदर आ जाए तो फिर तो नुकसान है एक पॉलिसी, मतलब फिर तो नुकसान है इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर। तो उनको पॉलिसी वही देनी है या वही पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स करनी है जो ज़्यादातर दूसरी पॉलिसी के अंदर आ जाती हैं। यानी एक पॉलिसी में वो सारे बेनिफिट नहीं होने चाहिए जो एक कस्टमर के बिहाफ पर बेनिफिट ही बेनिफिट हो। बेनिफिट देना है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क देखकर देना है, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ वन, दैट इज़ क्लेम मैनेजमेंट, क्लेम सेटलमेंट करना। ये इनका मेन काम रहता ही है कि भाई जो भी पर्सन अगर किसी का मतलब कोई नुकसान हुआ है तो वो आता है तो उसका क्लेम सेटलमेंट करना, उसकी जो भी प्रोसेस है वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉस कंट्रोल। रिस्क को मैनेज करना है और लॉस को कंट्रोल करना है, इनका मेन काम रहता है। मतलब जो भी सर्विस पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड कर रहे हैं ये, उसके साथ उनका मेन काम यही रहता है ताकि मतलब जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम रहता है कि जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम दे रहे हैं किसी को, उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ करें। क्योंकि ज़रूरी होता है कि ये नहीं कि हम दे रहे हैं पॉलिसी तो हमें पता है कि भाई इसका लॉस आज थोड़ी हो जाएगा या एक हफ्ते बाद थोड़ी हो जाएगा या एक महीने के अंदर अंदर ही थोड़ी हो जाएगा, लेकिन क्या पता वो कोई ऐसा केस हो जो आपने कंसीडर ही नहीं करा और उसका लॉस बार बार हो रहा हो।
मान रहे हो इस चीज़ को, मतलब ये कि आपने किसी की हेल्थ स्टेटस नहीं देखा, या आप देखना भूल गए, या किसी ऐसे पर्सन को पॉलिसी दे रहे हो जिसके बारे में आपने ज़्यादा हिस्ट्री नहीं देखी उसकी, कि भाई उसको तो ऐसा होता रहता था, ये वो चीज़ें, तो वहाँ पे उसने आपने अगर पॉलिसी आपकी ले ली या आपने उसको वो पॉलिसी दे दी और वहाँ पे वो उसको मतलब उसका वो नुकसान हो गया, वो तो क्लेम लेने आ जाएगा, लेकिन क्लेम लेने अगर वो 10-12 दिन में ही आ गया और जो आपने उसे पॉलिसी दिया आपको तो उसका क्लेम सेटलमेंट करना पड़ेगा या रिस्क क्लेम सेटलमेंट देना पड़ेगा उसको, तो वहाँ पे रिस्क आपके बिहाफ पर हो गया कि भाई जितने दिन के पैसे पूरे नहीं हो उतने हमें दोबारा देने पड़ गए, वो तो प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो यहाँ पे रिस्क को कैसे मैनेज करा जाए ये इनका काम रहता है, ताकि लॉस भी कंट्रोल हो सके, ये भी देखना ज़रूरी है। और पॉलिसी होल्डर को अच्छी सेटिस्फेक्शन भी देनी है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अपना रिस्क के पीछे पॉलिसी होल्डर की सेटिस्फेक्शन भूल जाओ। फिर है इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट करवाना या करना इसका मेन मैनेजमेंट रोल रहता है, यानी यू कैन से दैट कि प्रीमियम कलेक्ट करना इसका मेन ज़रूरी एक ज़रूरी काम है सबसे पहले तो। उसके साथ साथ प्रीमियम को कलेक्ट करके अगर एज ऑन द बिहाफ ऑफ अगर हम बात करें कस्टमर, ये क्या कर सकती हैं, बहुत सी प्लेसेस बहुत से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट भी करवा सकती हैं उस पैसे को, अगर कस्टमर चाहता है तो। यानी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ये भी रह जाता है कि कहीं पे अगर उस पैसे को लगाना है तो वहाँ पे वो पैसे को लगाकर एक तो कस्टमर को भी बेनिफिट दे सकती हैं, और दूसरा अगर वो खुद भी उस पैसे को लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिटर्न को वो ज़्यादा गेन में ले सकती हैं। तो इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करना भी और कस्टमर की मदद करना इन्वेस्टमेंट करने में, और कैसे एसेट्स को मैनेज किया जाए, यानी अपने पास जो चीज़ें पड़ी हैं उसको कैसे रिस्क मैनेजमेंट बनाना है, मतलब रिस्क मिटिगेशन में बताना है, ये कैसे पॉसिबल होगा ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर ये भी एक उनका फंक्शन माना जाता है। देयर आफ्टर रेगुलेटरी, ऑब्वियसली बात है इंश्योरेंस कंपनी को सारे काम तो करने हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी लिंक करके चलना है, IRDA के साथ भी लिंक करके चलना है, क्योंकि अगर वो एक्ट के अंदर रह के काम नहीं करेगा तो उसको भी पनिशेबल करना पड़ सकता है अपने आप को, या फिर यू कैन से दैट आपको अगर लॉज एंड रेगुलेशन नहीं माने तो कहीं पे आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो लोगों को अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपके लिए पनिशेबल वो ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ हमेशा काम रहकर ही काम करना पड़ेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंश्योरर्स मेन फंक्शन, दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज मेन फंक्शन रिगार्डिंग द इंश्योरेंस। ठीक है जी, चलिए।